नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया जंग का 14वां दिन और यौम अल कुद्स। लेकिन इससे इस मौके पर दो बड़ी जो ताकत है अमेरिका की, जिसके दम पर वो पूरी शक्ति के साथ इस जंग में कूदा था, ईरान ने उसे तबाह बर्बाद करने का और ईरान ने उस पर एक तरह से ब्रेक लगाने का दावा कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उन दो जंगी जहाजों की जिस पर बड़ा रश्क, बड़ा फख्र करता है अमेरिका, और जो दुनिया के बड़े ताकतवर जंगी जहाज माने जाते हैं। लेकिन आईआरजीसी यानी पासदारान इस्लाम ने जो दावा किया है वो होश उड़ाने वाला है। हालांकि अमेरिका इस पर बहुत ज्यादा नहीं कह रहा है और चुपचाप ही है, कुछ थोड़े बहुत सबूत दिखा रहा है। लेकिन आईआरजीसी का जो दावा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एक बड़ा जंगी बेड़ा है और एक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, इसके हवाले से वो बड़ा चौंकाने वाला है। और उसको लेकर के जो दावे सामने आए वो बताते हैं कि जंग एक तरह से ईरान ने अपने पक्ष में कर ली है। ये बड़ा सवाल है। दिव्यांशु मेरे सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ हैं दिन दुनिया में हमेशा की तरह, और बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक्स और एआई के जरिए आप तक वो चीजें लेकर आए हैं जो आप जानेंगे इन दो बड़े जहाजों के बारे में और कितना बड़ा इनका नुकसान हुआ है। ये आप दिन दुनिया के खासतौर से इस स्क्रीन को देखकर ही समझ गए होंगे। जी बिल्कुल। अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट करियर की बात करें तो इनकी लंबाई चौड़ाई या क्षमता को हम यूं आंक सकते हैं कि करीब करीब 3 फुटबॉल के मैदान सिर्फ एक पर जी। और इनका टन वेट अगर समझिए तो करीब 1 लाख टन। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर जी। दोनों के दोनों, यानी इनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली है, जल्दी है, चलते ही रहेंगे। और इससे समझिए कि एयरक्राफ्ट करियर बेसिकली होता क्या है। ये एक तरीके का वो बेस है एयरफोर्स का, जहां पे भारी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है यानी लड़ाकू विमान है उनको तैनात करके रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जो दावा किया गया आईआरजीसी की तरफ से उसको पहले समझ लेते हैं। आईआरजीसी का कहना है, पासदारान इस्लाम का कहना है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वो खड़ा हुआ है अरब सागर में कहीं, बहुत दूर पहुंच गया है ईरान से और उस पर हमने हमला किया है। आज उसकी स्थिति यह है कि उसका इंजन तो चल रहा है, मतलब जहाज तो चलेगा, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। यानी जंगी जो मश्क है या जंगी जो जरूरतें हैं या युद्ध की जो जरूरतें हैं उसको अब वो पूरा नहीं कर पा रहा। उसके अंदर में स्टाफ तो है, तमाम लोग हैं, लेकिन उसमें जो सिस्टम है उसको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आईआरजीसी का ऐसा दावा है कि वो अब काम करने लायक नहीं बचा है। ये दावा है। दूसरा दावा आ रहा है गेराल्ड आर फोर्ड के हवाले से। गेराल्ड आर फोर्ड जो कि लाल सागर पर खड़ा हुआ है इस समय, और वो हूतियों का इलाका है। उसे लाया इसलिए गया था कि हूती जब वहां से एक्शन ले ईरान पर हमला होने के बाद तो वो उससे निपट सके। तो उसके बारे में ये खबर है कि उसमें लग गई है आग। आग लगने की वजह से वो भी अब फंक्शनल नहीं है, उसका जो ऑपरेट सिस्टम है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि आईआरजीसी कह रही है कि भाई वो आग हमारी वजह से नहीं लगी, यानी हमारे किसी हमले की वजह से नहीं लगी है। लेकिन ये बात अमेरिका ने भी मान लिया है कि उसमें आग लगी थी, पर वो ये कहते हैं कि हमने उसे बुझा दी है और वो काम कर रहा है। लेकिन ये एक कयास लग रहे हैं कि वो आग या वो हमला अंसारुल्लाह या हूतियों की तरफ से हुआ था, यमन की तरफ से हुआ था, जिसके चलते गेराल्ड आर फोर्ड में जबरदस्त आग लगी, जो एक जंगी बेड़ा है और वो अब काम करने लायक नहीं बचा है। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। एक लाल सागर यानी रेड सी पर खड़ा है और एक अरेबियन सी पर, लेकिन वो अब जंग को लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर ये दावे, ये आईआरजीसी के दावे सही हैं तो ये अपने आप में अमेरिका की बहुत 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 बड़ी बात है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है दिव्यांशु? बिल्कुल। मैं भी वही लाइव देख रहा था कि कितने किलोमीटर वहां से दूर पे है। तो ये खबर है कि ईरान के दक्षिणी तट से करीब करीब इस वक्त जो इसकी स्थिति है 800 से 1000 किलोमीटर दूर है। कौन सा वाला बेड़ा? ये दोनों के दोनों करीब इतने ही तट, दोनों इतने दूर। हालांकि हाँ उनका क्षेत्र अलग अलग है। इस वक्त जो बताया जा रहा है कि ये इससे पहले जब हमले की स्थिति में थे तो उस वक्त 400 से 500 किलोमीटर के आसपास थे। मौजूदा समय में इनको 500 किलोमीटर के आसपास पीछे जाना पड़ा है जी। और इसलिए क्योंकि ईरान की आईआरजीसी की तरफ से एक दावा किया गया था करीब
2 से 3 दिन पहले ही कि उनकी एक मिसाइल वहां पर जाकर हिट करती है जी। ये इनकी तरफ से नकारा जाता है, यानी अमेरिका की तरफ से। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कुछ खराबी आई थी, टेक्निकल फॉल्ट आया था। अब युद्ध के समय में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो उससे यही माना जाता है कि अगर दूसरा देश दावा करते, दुश्मन देश तो जाहिर सी बात है दावा करेगा, और यही वजह है कि इनको पीछे हटना पड़ा। और अगर अब की बात करें हम, तो ये जो खबर आ रही है ईरान के हवाले से, ये कि ये ऑपरेशनल नहीं है जी। अगर ये ऐसा होता है तो आप समझिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी हार है एक तरीके की। अगर उनके शब्दों में कहें ईरान के लिए, या फिर यूं कहें कि वैश्विक मीडिया के लिए, तो वो सारी चीजें अगर इस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो करीब करीब लेंथ जो है वो 400 मीटर के आसपास है, 373 मीटर अप्रॉक्स। जिस तरीके से आप समझिए कि अगर कुछ ही मीटर और जोड़ते तो आधा किलोमीटर बन जाएगा। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन, हाँ, इसकी लंबाई दोनों करीब करीब एक ही है, एक ही। हाँ, दोनों की क्षमता भी करीब करीब 30 नॉटिकल माइल से स्पीड, और अगर इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर में तो करीब 56 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, यानी उस तरीके से ये चलते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि इनके पास 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं जी, दोनों पे, दोनों करीब 75, ठीक है, यानी 150 के ऊपर हो जा रही है। और F-18 जैसे जहाज भी इसमें मौजूद रहते हैं, ईगल स्ट्राइकर, इसके अलावा F-18। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ कुछ चीजें तो ऐसी बताई जाती है कि इनके ऊपर डिफेंस सिस्टम तक लैस है कि यहाँ से भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, रडार भी खुद का इसी पे है। तो मतलब सब कुछ एक बेस है, समझिए एक देश है ये। लेकिन अगर ये खड़े हो गए तो एपिक फ्यूरी जो अमेरिका का ऑपरेशन है उसका क्या होगा, जिसका वो दावा करते हैं कि हम सरेंडर करवा रहे हैं ईरान को 102 दिनों में, वो उस ऑपरेशन का क्या होगा, उन दावों का क्या होगा अगर ये खड़े हो गए तो? दावे तो आप खुद ही समझिए कि जब ये शुरुआत में हमला किया जाता है, यहाँ से टॉमहॉक जैसी मिसाइलें दागी जाती हैं, लिंकन के थ्रू ही दागी गई थी जी, तो उसके बाद ये समझ में आता है कि तब से अब की स्थिति अगर अमेरिका को देखें तो आपके दावे तो शुरुआत से ही थे, और अब जो ट्रंप की सुर है उन दावों को अगर आप दोनों परिप्रेक्ष्य को समझें तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से सिर्फ खोखली बातें कही जा रही हैं। आप अगर उस स्थिति में होते तो आपको दावे करने नहीं पड़ते, दुनिया देखती जी आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस चुके हो। आपने पहले कहा कि हम सबको एस्कॉर्ट करेंगे और खुद के जहाज एस्कॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप बार बार ऐसे दावे करते हैं कि अगर आपने ऐसा किया, जबकि वो पहले से कर रहा है, IRGC पहले से वहां मौजूद है, कोई भी जहाज नहीं निकल पा रहा है, आप एस्कॉर्ट करने के दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जहाज में आग लग जाती है। और बड़ा सवाल तो यही है कि IRGC की नेवी ने हॉर्मुज को बंद कर दिया, और आपके दो बड़े बड़े जंगी बेड़े जो समंदर में भेजे ही इसलिए गए थे कि हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, बाब अल मंदब किसी भी रूप में बंद नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बंद कैसे है? आपके जंगी बेड़े क्या कर रहे हैं? ये कई तरह के सवाल है। हालांकि यूएस का जो कमांड सेंटर है, सेंट्रल कमांड सेंटर, उसने कुछ तस्वीरें जारी की कि भाई USS गेरार्ड आर फोर्ड रुका नहीं है, ऑपरेशनल है, और उसमें आग लगी थी उन्होंने बताया, लेकिन हमने उसको ठीक कर दिया है। 2 लोग जख्मी भी हुए, 2 उनके नेवल ऑफिसर जो है जख्मी भी हुए, ये उन्होंने बताया है, ये माना है इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसको ठीक कर दिया है, ये काम कर रहा है। लेकिन USS अब्राहम लिंकन के हवाले से एक तरह की चुप्पी है, उसमें लगता है जबरदस्त IRGC की नेवी ने सेंध मारी है, और उसके बारे में अमेरिका बता नहीं रहा है। इस तरह की बातें भी अब सोशल मीडिया पर होने लगी हैं। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि IRGC का सिर्फ एक मकसद है, जो अमेरिका है वो इसी पर मौजूद है। आप इतना समझ के चलिए, अमेरिका खुद तो नहीं आया, चल के वो देश नहीं आ सकता, लेकिन उसने अपनी चीज को भेज दिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। और इस वक्त इसीलिए मैं कह रहा हूं एक देश है ये जी, 2 जंगी बेड़े, तीसरा और इनका आ रहा है, उसको कब से कहा जा रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन इसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे कि इस्राइल इस वक्त अकेला पड़ा हुआ है जी। अगर ये दोनों ऑपरेशनल नहीं होते हैं, सेंटकॉम बार बार चाहे जो कुछ भी कहे, आप देखिए उनके एयरबेसेस तबाह हो चुके हैं जी, जगह जगह पे, जैसा ईरानी मीडिया का दावा है। और अगर तबाह नहीं होते तो गल्फ कंट्रीज में इस तरीके से हमले नहीं होते, इस तरीके से नुकसान नहीं होते। वहां जब मन कर रहा है वो DIFC पे कभी मार रहा है, कभी दुबई एयरपोर्ट पे मार रहा है, कभी सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे मार रहा है। तो मतलब आप सीधे सीधे एक्सेप्ट करो कि आपकी ये चीजें अभी ऑपरेशनल तो नहीं है जी। अगर होती तो इतने हमले नहीं हो पाते, होती तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होता जी, क्योंकि अमेरिका इस पे कम से कम समझिए। एक बारी मैं स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूं, आप इमेज पे लेकर चलिए, वहां मैं पहले ये समझ लीजिए, दर्शकों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आप इसको देखिए, एक इंफोग्राफिक है, आप समझिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो मैंने पहले बताया 333 मीटर है जी ये, और इसके अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं। और अगर आप समझिए तो इस पे कम से कम जो है वो 4,500 से ऊपर सैनिक तैयार रहते हैं जी, 4,500। दूसरा एक दिखाइएगा,
उसको भी आप समझिए करीब करीब वही दशा इसकी भी है। गेरार्ड आर 4 हाँ, इस पे भी 75 एयरक्राफ्ट हैं, 4,500 पर्सनल है, ठीक है, 337 मीटर, 333 वो है, 37 ये है, 1 लाख टन के आसपास इसकी है। मतलब गेरार्ड R4 ये यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी बड़ा है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। हाँ जी। और आप समझिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, न्यूक्लियर पावर्ड है ये पूरी तरीके से, मतलब ये रुकते नहीं है, चलते ही रहते हैं। हाँ, क्योंकि फ्यूल भरना नहीं है जी, न्यूक्लियर, इसलिए तो सब लोग। ईरान भी क्या कर रहा है, अगर आप सही से समझा जाए उस तरीके को, तो ईरान का भी कहना है कि हम सिर्फ अपनी ऊर्जा आपूर्ति, जो ऊर्जा की जरूरतें हैं, पूरी दुनिया कर रही है न्यूक्लियर से अपनी ऊर्जा की पूर्ति, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और यही वजह है। लेकिन दूसरी तरफ से इसराइल के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बार बार लगाया जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत है, 13 अरब डॉलर के आसपास, 1 लाख करोड़ रुपए, और यही स्थिति कमोवेश उसकी भी है। जी, तो ये दोनों समझिए आप कि ये दोनों एक तरीके से अमेरिका को प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, उस पूरी कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब यही ऑपरेशनल नहीं होते हैं तो आप समझिए आप कैसे लड़िएगा युद्ध। इसराइल पर हमले इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि यहां से कुछ नहीं उतना हो पा रहा है। अगर यहां से होता तो तेल बंद, अरे यहाँ से अगर होता तो अभी तक तो धूल भर देते, भूसा भर देते, बिल्कुल इस तरह से ये एक्शन दे सकते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो खबरें आ रही हैं इनके हवाले से, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में यहाँ से हमले शुरू हो। लेकिन फिलहाल जो IRGC के दावे हैं उनको अगर हम देखें तो उनके मुताबिक ये अभी शांत हैं, चुपचाप हैं, इनमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। IRGC की मिसाइलों ने, यानी ईरान की मिसाइलों ने इतना मारा है, उनके ड्रोन्स ने इतना मारा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ी गड़बड़ियां आई हैं, जिसके चलते ये अभी बैठ गए हैं, एक जगह पर खड़े हो गए। ये वही गेराल्ड जिसे भेजा गया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रोकने के लिए। ये जब भी कुछ होता है, किसी देश से तनाव होता है, तो अमेरिका की ये नीति रही है जी कि वो इनमें से किसी एक को लगा देगा। वो कंट्री डर जाती है जी, ये तो खुद एक देश चल के आया। तो कमाल हो गया। लेकिन ईरान को मतलब ईरान का तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से उन्होंने 14 दिन से लगातार हमले अंजाम दिए हैं और आज भी दे रहे हैं। आज अल कुद्स डे है, हमने देखा ईरान में बर्फबारी हो रही है, ठंड है, बारिश है, कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, और बारिश भी हो रही है। बावजूद इसके अल कुद्स डे के मौके पर, यौम कुद्स के मौके पर, लोग सड़कों पर उतरे हुए थे रोजे की हालत में। अभी रमजान चल रहा है तो देखिए कितनी सारी चीज, मौसम पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, रोजे की हालत में, यानी पानी भी नहीं पी सकते और ना आप कुछ खा सकते हैं। इन हालात में दिन भर, और सामने हमले हो रहे हैं, यहां धुआं निकल रहा, वहां हमला हो रहा है, लेकिन वो जोश, वो जज्बा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक साथ नाराए हैदरी, ये एक अलग मोड है। ये भी अपने आप में अध्ययन का विषय है कि कोई देश इस स्थिति में कब आ सकता है, जब उसको ये एहसास हो जाए कि ये वजूद का सवाल है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी ताकत अमेरिका की खामोश बैठ गई है, जैसा कि IRGC दावा कर रही है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कल क्या हो कोई नहीं जानता, हो सकता है यहां से बड़े हमले हो। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि दोनों जंगी बेड़े अमेरिकन चुपचाप है, खामोश है। एक अरेबियन सी में खड़ा है, एक लाल सागर में खड़ा है, और ज्यादा एक्टिव हुआ लाल सागर वाला तो हूती वहां से बिल्कुल बुरी तरह से उसको नाबूद कर देंगे, क्योंकि अंसारुल्लाह से ये पहले भी हार चुके हैं। ये बात एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, अमेरिका का कबूलनामा है कि अंसारुल्लाह यानी हूती बहुत जबरदस्त लड़े और USS कार्ल विल्सन को वापस लौटना पड़ा था। ये एक तारीख है, ये इतिहास है, अब इसको कोई नहीं निकाल सकता, ये सच्चाई। बिल्कुल। कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर बताया जाता है कि अमेरिका के पास इसी तरीके के हैं, इसी मजबूत स्थिति के साथ। लेकिन आप सोचिए ईरान के पास कोई ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं जी जी, कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन उस तरीके से अगर उस लिहाज से आप देखें तो एक देश जो 20 लिस्टों में आता है, मतलब 20 देशों की अगर लिस्ट तैयार होगी तो उसमें ईरान का नाम 10 से 12वें के बाद आएगा, या 15वें के ऊपर ही आएगा करीब करीब। लेकिन एक देश उसी लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो लड़ने वाले लड़ गए हैं, और जो डरने वाले थे वो कब के डर गए हैं। स्पेन जैसा देश, यही वजह है कि स्पेन जैसे देश भी आज अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने सबको दिखा दिया कि अगर डरोगे तो तुम्हें डरा कर रखा जाएगा, और अगर लड़ोगे तो ऐसे ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भगाकर देखा जाएगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि अब इनको ऑपरेशनल ना होने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अमेरिका कह रहा है बार बार नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, हम पीछे हटे हैं, हम वापस आ रहे हैं। तो आगे पीछे आप करते रहिए, लेकिन कुल मिला जुला कर अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस वक्त ईरान बहुत बढ़त में है, और यही वजह है कि वो हर जगह पे मार रहा है। और इधर से कहा जा रहा है कि हम बस जंग जीत रहे हैं, कौन सी जंग जीत रहे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा है। और हमेशा के लिए परसेप्शन, ये पूर्वाग्रह टूट गया, जिसके लिए कहा जाता था कि भाई किसी भी देश के खिलाफ अमेरिकी जंगी बेड़ा चला आ रहा है,
फलाना चला रहा है। ताकत के साथ चला रहा है, उस वो खड़ा भी हो गया या वो उस एरिया में भी आ गया तो एक खौफ बैठ जाता था। वो परसेप्शन ईरान ने हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। कोई आ जाए, जब जज्बे बड़े हो और जज्बा हैदरी हो, जिसको ईरान बार बार कह रहा है कि जज्बा हैदरी हो और जज्बा हुसैनी हो, तो फिर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। ये बड़ा सवाल है, इस पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए और इस पर भी अब रिसर्च होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, बहुत अच्छे आप एआई ग्राफिक्स हमारे लिए बनाकर लाए और बहुत हमारे दर्शक पसंद भी कर रहे हैं। मैं कमेंट्स देख रहा था, आपके काम की बड़ी तारीफ हो रही है और लोग कहते हैं कि दिव्यांशु जी आपको हम बहुत पसंद करते हैं, दिव्यांशु जी आपका काम बहुत अच्छा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं और दीन दुनिया के दर्शकों में आपकी बड़ी लोकप्रियता हो गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्यांशु, और हम लगातार हाजिर होते रहेंगे। आप तक कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और जंग के हवाले से आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं जल्दी जल्दी बताते जाइएगा। दिन दुनिया में आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।